दोस्तों नमस्कार। चैंपियन वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे और बायोलॉजी में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है जीवा की संरचना यानी जीव की संरचना। इससे पहले वाला वीडियो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसे निश्चित रूप से आपको देखना चाहिए। वह दंत संरचना यानी टीथ स्ट्रक्चर से था और उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनको याद रखना, जिनको समझना बहुत ज़रूरी है और उतना अच्छा कलेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जीवा के संबंध में जीवा की संरचना से संबंध में भी जो आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी संभवतः कहीं नहीं मिल पाएगी। इसलिए इस वीडियो को भी बड़े ही ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज की क्लास में हमें सबसे पहले जो मिलेगा मानव जीवा की संरचना, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन रहेंगे शुरुआत में और सारे क्वेश्चन को इसमें शामिल किए जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है कि मानव जीवा को किस प्रकार का अंगक माना जाता है। तो मानव जीवा जो होता है एक संवेदी अंग है। किस प्रकार का अंग है? संवेदी अंग। इसको हम लोग स्वाद संवेगांग भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी स्वाद की संवेदना को ये ग्रहण करने वाला अंग है, इसलिए इसको स्वाद संवेदी इंद्री भी कहा जाता है। मनुष्य की 5 प्रमुख ज्ञानेंद्रियां होती है जिसमें जीवा भी एक शामिल है। क्लियर है। मानव जीवा को किस अंग तंत्र का अंगक माना जाता है यानी किस अंग तंत्र का हिस्सा है, तो इसको पाचन तंत्र का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। मानव जीवा की संरचना किस प्रकार की मानी जाती है, तो यह पेशीय संरचना होती है। इसको मांसल संरचना भी कह सकते हैं, यानी कि इसकी संरचना जो होती है पेशीय होती है अथवा मांसल होती है, ठीक है। तो ये सामान्य सा परिचय था जीवा के बारे में और अभी इसके बारे में हम लोगों को बहुत कुछ जानना है, इसलिए एकदम बिल्कुल पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखना और बिल्कुल ध्यान से समझना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे इसमें हम लोगों को क्या मालूम है, क्या मिलता है। मानव जीवा की ऊपरी संरचना किस प्रकार की होती है, तो ऊपरी संरचना इसकी सामान्यतः खुरदरी होती है और मुलायम होती है। मानव जीवा की संरचना किस प्रकार की दिखाई पड़ती है, तो यह गीला होता है, हमेशा यह नम बना रहता है, कभी सूखता नहीं है और रंग में यह हल्का गुलाबी देखने में प्रतीत होता है, ठीक है। मानव जीवा किस प्रकार के उत्तकों से ढका हुआ रहता है, तो म्यूकोसा उत्तक। मानव जीवा पर सबसे ऊपरी परत जो होती है वो म्यूकोसा उत्तक की बनी होती है, ठीक है ना। यही जो होता है नम एवं गुलाबी उत्तक है, ठीक है ना। ये कैसा होता है उत्तक? नम या गुलाबी उत्तक होता है और इसको हम लोग म्यूकोसा उत्तक या श्लेष्मा उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूकोसा उत्तक या श्लेष्मा उत्तक। क्लियर है। आगे देखते हैं तो जीवा को ढकने वाली पतली सी परत किस उत्तक से बनी होती है, किस उत्तक से नहीं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये चीज होना चाहिए था, ठीक है ना। तो इसकी उत्पत्ति जो होती है भ्रूणीय एक्सोडर्म से होती है। कहाँ से होती है? भ्रूणीय एक्सोडर्म से होती है। मैंने बताया था कि ये त्वचा जो होती है, मांसपेशियां जो होती है उसमें 3 स्तर होते हैं, मीसोडर्म, एक्सोडर्म और एंडोडर्म, है ना। तो इसकी उत्पत्ति जो होती है एक्सोडर्म से होती है जो सबसे बाहर वाली होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या मिलता है हमें। आगे देखते हैं तो मानव जीवा की संरचना से ही संबंध में है कुछ क्वेश्चंस। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन मिलता है, ध्यान से समझिएगा। मानव जीवा का सबसे अगला भाग प्रायः किससे जुड़ा हुआ रहता है? मानव जीवा का अगला भाग किससे जुड़ा रहता है, तो किससे से नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र होता है। बिल्कुल क्या होता है? स्वतंत्र होता है। मानव जीवा का अगला पार्श्व भाग भी बिल्कुल स्वतंत्र होता है और पिछला पार्श्व भाग भी जो है बिल्कुल स्वतंत्र होता है, ठीक है। ये 3 भाग, अगला भाग, अगला पार्श्व भाग और पिछला पार्श्व भाग, ये पूर्णतः स्वतंत्र होता है। मानव जीवा का सबसे बीचला भाग जो होता है किससे जुड़ा हुआ रहता है, तो लिंगुअल फ्रेनुलम। इसको समझिएगा। लिंगुअल फ्रेनुलम एक ऐसी संरचना होती है, इसकी रचना सामान्यतः शंक्वाकार होती है, ठीक है ना। कैसी होती है? सामान्यतः शंक्वाकार होती है, इस प्रकार की। और ये जो होता है, ठीक है, आप अपनी जीभ को थोड़ा सा ऊपर उठाकर देखिएगा तो एक लाइनिंग से ये जुड़ा हुआ रहता है, लाइन जैसी संरचना से ये जुड़ा रहता है, ठीक है, समझ गए। और यही पर जो है ना इसी पे जीवा स्थित होता है,
ठीक है। तो मध्य भाग जो होता है इससे जुड़ा हुआ रहता है और पश्च भाग जो है से इससे जुड़ा रहता है और इस रचना को कहा जाता है लिंगुअल फ्रेनुलम। ठीक है, ओके। मानव जीवा का अंतिम निचला भाग किससे जुड़ा रहता है? तो ये भी है लिंगुअल फ्रेनुलम। ठीक है ना, बताया ना कि ये निचला भाग इससे, इस सबसे पीछे वाला, और ये मध्य वाला भाग जो होता है इससे जुड़ा रहता है। ये जो है से आप जीभ उठाकर देखिएगा तो बिल्कुल एक इस तरीके से रचना जो होती है जीवा के साथ जुड़ी रहती है। ठीक है, अब इसका जीवा का सबसे पिछला भाग जो होता है, यहाँ के बाद जो जीवा होती है, यानी कि इस तरह से जीवा की संरचना मान के चलिए तो इस तरह से, तो ये सबसे पीछे वाला भाग जो जुड़ा रहता है एक अस्थि से जुड़ा रहता है, एक हड्डी से जुड़ा रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हायोइड अस्थि। क्या नाम है उसका? हायोइड अस्थि। इसको हिंदी में बोलते हैं कंठास्थि। क्या बोलते हैं? कंठास्थि, या इसको कंठ अस्थि भी कह सकते हैं, कंठ अस्थि। ठीक है ना, इसी को, इन्हीं दोनों को जोड़कर बन जाता है कंठास्थि। अंग्रेजी में इसका नाम हायोइड अस्थि। नाम आपको भले अटपटा लगे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको निश्चित रूप से याद रखना चाहिए। ठीक है, नाम पे मत जाइए कि हमको टफ लग रहा है या अनजाना सा लग रहा है या अटपटा लग रहा है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। ये तीनों के तीनों मतलब दो ही नाम है ये, एक तो लिंगुअल फ्रेनुलम और एक हायोइड अस्थि। नाम भले अटपटा लगे लेकिन दोनों के दोनों क्वेश्चन मतलब ये दोनों वर्ड जो हैं जो आपको निश्चित रूप से याद होने चाहिए। क्लियर है? अभी आपने यदि बिहार पुलिस की परीक्षा दी हो या उसके क्वेश्चंस देखे हों तब आपको समझ में आना चाहिए कि आजकल की परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी जो 16 तारीख को एग्जाम हुई उसमें क्वेश्चंस को देखिए तो मैं समझता हूं कि 2-3 जिलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जिलों में मॉडरेट लेवल से लेकर हाई लेवल तक क्वेश्चन पूछे गए। लो लेवल के केवल 2-4 क्वेश्चन थे, है ना, और बाकी ये 3-4 जिले की जो बात कर रहे हैं वहां भी जो था लो लेवल से मॉडरेट लेवल तक और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ज्यादा थे। तो आजकल की परीक्षाओं में अगर सफलता पानी है तो इस तरह के क्वेश्चंस को निश्चित रूप से कंप्लीट करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं तो आगे मिलता है मानव जिह्वा का पहला भाग। ठीक है, मानव जिह्वा का पहला भाग जो है वो सबसे पहला भाग जो है आगे की ओर जो स्वतंत्र रहता है। तो मानव जिह्वा मुख्यतः कितने प्रमुख भागों में विभाजित होती है या माना जाता है? तो मुख्य रूप से इसके 5 भाग होते हैं। क्लियर? तो मानव जिह्वा का पहला प्रमुख भाग जो होता है उसको हम लोग कहते हैं जिह्वा या जिह्वा शीर्ष, अथवा क्या एक शब्द में इसको अंग्रेजी में कहते हैं टिप। जिह्वा शीर्ष या टिप जो पूर्णतः स्वतंत्र होता है। ठीक है, मानव जिह्वा का सबसे अगले भाग को प्रायः क्या कहा जाता है? तो जिह्वा शीर्ष या टिप, ये तो वही चीज है। मानव जिह्वा का सबसे अधिक गतिशील भाग किसे माना जाता है? तो यही जिह्वा शीर्ष या टिप होता है, सबसे ज्यादा गतिशील होता है। चाहे आप मुख से कोई भी काम करते हो, खाना खाना, बोलना, गाना, हंसना, रोना, ठीक है, कुछ भी करें तो ये जरूर हरकत में आता है, यानी कि उसमें ये, उस कार्य में ये जरूर शामिल होता है। ठीक है, मानव जिह्वा के शीर्ष अथवा टिप का प्रमुख कार्य क्या है? ध्वनि व्यक्त करना, चबाने में सहायता करना। ध्वनि व्यक्त करना यानी कि जब भी हम बोलेंगे या जिह्वा का अगला भाग अगर नहीं हिलेगा तो हम कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। और चबाने में जो है यही भोजन को जो है ना दाएं बाएं आगे पीछे करता है, जो हमको चबाने में सहायता करता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। बहुत ये तो आसान सी बात है, इसको याद करने में कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल एक बार देखिएगा और आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना है और समझना है। मानव जिह्वा का दूसरा भाग देखिए क्या है? तो मानव जिह्वा का दूसरा भाग जो होता है ना इसको बोलते हैं पृष्ठीय सतह या शरीर, बॉडी कह सकते हैं इसको। ठीक है, और यह सामान्यतः जो होता है खुरदरा होता है। ठीक है, ये क्या होता है? सामान्यतः खुरदरा होता है। ठीक है, और खुरदरा होने का इसका सबसे प्रमुख कारण है ना कि पृष्ठीय सतह की उभरी संरचना, यानी इस पर कुछ उभरी हुई संरचना होती है जिसको हम लोग कहते हैं लिंगुअल पैपिला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम पे मत जाइएगा कि ये टफ है, ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको? लिंगुअल पैपिला। कहीं कहीं पर लिंगुअल पीपल भी लिखा मिल जाए तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मानव जिह्वा का अधिकांश भाग किस संरचना की बनी होती है? तो पृष्ठीय सतह अथवा शरीर का बना होता है, यानी कि मानव जिह्वा में सबसे बड़ा भाग यही होता है।
ठीक है। और मानव जीवा का पृष्ठीय सतह भाग मूलतः किससे जुड़ा रहता है, तो लिंगुअल फ्रेनुलम, ये पिछला वाला में भी बताया गया, ठीक है, लिंगुअल फ्रेनुलम। और मानव जीवा की लिंगुअल पैपिला पर कौन सी रचना पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं। इन दोनों को, लिंगुअल पैपिला और स्वाद कलिकाओं को मैं फिगर बनाकर समझाता हूँ, ठीक है। जरा सा देखता हूँ आगे क्या है, शायद इससे रिलेटेड क्वेश्चन और हो सकते हैं, उसके बाद हम उसको बताते हैं, ठीक है। मानव जीवा का तीसरा भाग क्या है, चलिए देखते हैं मानव जीवा का तीसरा भाग, ठीक है। मानव जीवा का तीसरा प्रमुख भाग जो होता है उसको हम लोग कहते हैं उदर सतह अथवा आधार सतह, जो सबसे पीछे जो जुड़ा हुआ रहता है नीचे, अभी जो लिंगुअल फ्रेनुलम से हमने अभी बताया, ठीक है। और मानव जीवा का उदर सतह किस हड्डी के साथ जुड़ा रहता है, पीछे की ओर, नीचे की ओर जुड़ा रहता है लिंगुअल फ्रेनुलम से। नीचे की सतह किससे जुड़ा रहता है, लिंगुअल फ्रेनुलम से। और पीछे की जो सतह होता है ये हाइयोइड अस्थि से जुड़ा रहता है, अभी हमने बताया था वहां पर फिगर देख करके, ठीक है। और मानव जीवा का उदर सतह किस संरचना के साथ जुड़ा रहता है, तो ये लिंगुअल टॉन्सिल से भी जुड़ा रहता है, पीछे वाला सतह है, ठीक है। इसके बाद है मानव जीवा का उदर सतह किस संरचना के साथ जुड़ा रहता है, तो पार्श्वग्रसनी उत्तक से, ठीक है ना, पार्श्वग्रसनी उत्तक से। अब मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए ये जीवा की संरचना, ठीक है, देख लीजिए इस तरीके से जीवा होती है, ठीक है। यहाँ पर जो देखिएगा हमने बताया था कि यहाँ तक नीचे जो होता है ना, इसका निचला सतह जो होता है, आधार सतह जो होता है, ये जुड़ा रहता है किससे, लिंगुअल फ्रेनुलम से, ठीक है, इससे लिंगुअल फ्रेनुलम से इससे जुड़ा रहता है आधार सतह। पीछे वाली जो सतह होती है, ठीक है, ये लिंगुअल, सबसे पहले तो ये वाला बीच वाला सतह जो होता है ना, ये हाइयोइड अस्थि से जुड़ा रहता है, ठीक है ना, ये वाला जीव जो है हाइयोइड अस्थि से जुड़ा रहता है, ठीक है, ये वाला इससे, समझ गए, ये हाइयोइड अस्थि हुआ और इससे ये जुड़ा रहता है, क्लियर। नीचे वाला सतह लिंगुअल फ्रेनुलम से, ठीक पीछे वाला सतह जो होता है वो किससे, हाइयोइड अस्थि, यही हाइयोइड अस्थि है, हाइयोइड अस्थि से। गलत हो रहा है, क्लियर। और ये जो है बीच वाला जो हिस्सा है, ये जो जिसको हमने बताया, ये वाला, ये है लिंगुअल फ्रेनुलम, लिंगुअल फ्रेनुलम, यानी नीचे वाली सतह, दिमाग में बिल्कुल सेट हो जानी चाहिए कि नीचे वाली सतह जो है लिंगुअल फ्रेनुलम से, ठीक पीछे वाली सतह हाइयोइड अस्थि से, ठीक है। और इसके बाद लिंगुअल टॉन्सिल से भी जुड़ा रहता है, ये टॉन्सिल दोनों तरफ पाए जाते हैं, टॉन्सिल दोनों तरफ पाए जाते हैं। इसको दूसरे कलर से बना दूं, टॉन्सिल ये दोनों तरफ होता है, इससे जुड़ा रहता है टॉन्सिल से, ठीक है, ये, ठीक है ना। और पार्श्वग्रसनी उत्तक, बाकी जो होता है ग्रसनी उत्तक, क्योंकि जहां पे जीव लास्ट होता है उसके बाद जो है पाचन तंत्र का जो अंग पाया जाता है वो ग्रसनी होता है, पूरा का पूरा ये खुला मुंह जो होता ना, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं ग्रसनी, उसके बाद वाला हिस्सा को। तो इसके बाद जो जितनी भी सतह जो बच जाएगी वो सब जो है से ग्रसनी उत्तक से जुड़ी रहती है, ठीक है, ग्रसनी उत्तक। ग्रसनी उत्तक जो होता है इन सब को घेरे रहती है, ग्रसनी उत्तक क्या है, इन सब को, ठीक है ना, हाइयोइड अस्थि को और ये जो है लिंगुअल फ्रेनुलम को। तो इस तरीके से ये जो है ग्रसनी उत्तक जो हो जाएगा सब पे पाया जाता है, ग्रसनी उत्तक, ठीक है, ग्रसनी उत्तक, ये सब को, इन सब को जो है से ढके हुए रहती है, ठीक है ना। तो जितने भी गैप बनते हैं इन सब के बाद, यानी कि ये जो है क्या, टॉन्सिल और ये हाइयोइड अस्थि और इसके बाद वाली जगह जितनी भी बच जाती है सब किससे जुड़ जाती है, ग्रसनी उत्तक से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। याद रखना है मध्य वाला भाग जो होता है, ठीक है, वो जुड़ा रहता है लिंगुअल फ्रेनुलम से, सबसे पीछे वाला हिस्सा में जो अस्थि से जुड़ा रहता है वो हाइयोइड अस्थि होता है, दोनों पार्श्व में जो जुड़ा रहता है वो होता है कौन सी, कंठे, क्या बोलते हैं उसको, इसका नाम क्या बताया था,
पार्श्व उत्तक टॉन्सिल्स है, ये वाला जो है ना हिस्सा मिट गया, ये वाला हिस्सा दोनों पार्श्व तरफ जो होगा वो टॉन्सिल से, दोनों ये हिस्सा पार्श्व में टॉन्सिल से ठीक पीछे में हाइयोइड अस्थि से, और इसके अतिरिक्त जो भी पार्ट्स बच जाते हैं वो सब जुड़े रहते हैं ग्रसनी उत्तक से। तो इतनी पार्टों से ही हमारा जीव जो है जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मानव जीवा की उदर सत्ता की संरचना सामान्यतः कैसी होती है? चिकनी एवं सपाट होती है। ठीक है, और मानव जीवा की उदर सतह पर किस प्रकार की रचना पाई जाती है? तो लसिका उत्तक। बाकी जो पीछे वाला जो है ना, ये उदर सतह जो है यहाँ पर उदर सतह पर जो है पाया जाता है क्या? लसिका उत्तक। और लसिका उत्तक से वहां पर जो है ना लसिका हमेशा स्रावित होते रहता है, इस वजह से वहां पे चिकना बना रहता है हमेशा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका उदर सतह। ठीक है ना, तीसरा भाग। आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं आगे क्या है हमारे लिए। यहां पर देख रहे हैं तो मिल रहा है मानव जीवा का चौथवा भाग है ना। मानव जीवा का चौथवा भाग जो होता है उसको बोलते हैं पैपिला, या कह सकते हैं हम लोग लिंगुअल पैपिला। ठीक है ना, अब ये क्या होता है लिंगुअल पैपिला? बिल्कुल आराम से इसको समझ लीजिए। ठीक है, ये जीभ की संरचना है। ठीक है, ये जीभ की संरचना है जीवा की। ठीक है, अब इसमें जो होता है, ठीक है, ये वाला जो होता है अग्र भाग होता है। ये क्या होता है? आगे वाला भाग होता है, और ये पीछे वाला भाग, ये अग्र भाग हो गया। या यहाँ पर ये टिप कहलाता है। ठीक है ना, और ये जो होता है पृष्ठीय सतह कहलाता है। ये हो गया आपका टिप, क्लियर। ये हो गया आपका पृष्ठीय सतह, और ये वाला जो हो गया उदर भाग, ये क्या कहलाता है? उदर भाग। क्लियर, इतना याद रखना आपको। इसके बाद जो होता है, ठीक है ना, मानव जीवा पर जो है इस पृष्ठीय सतह पर, ठीक है ना, बहुत सारी जो है रचनाएं उभरी हुई रहती है। पीछे मैंने बताया था, याद कीजिए, वहां पर जहां पर मैंने बताया था कि मैं फिगर बनाकर इसको दिखाऊंगा। ठीक है ना, वहां पर तो पृष्ठीय सतह पर उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, ये इस तरीके से उभार पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसी की वजह से है ना जीवा जो होती है खुरदरी होती है। क्या होती है? जीवा खुरदरी होती है। ठीक है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा बढ़िया से, है ना। और इसी को हम लोग कहते हैं पैपिला या लिंगुअल पैपिला। क्या कहते हैं इसको? पैपिला। इसको पीपल भी बोला जाता है, लिंगुअल पैपिला, या इसको दूसरा नाम दिया जाता है पीपल, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हो गया। इस पे भी, टिप पे भी इस तरह की रचनाएं होती है, लेकिन बहुत कम होती है। क्या? टिप पे भी इस तरह की रचनाएं होती है, लेकिन बहुत कम होती है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहां पर इसके ऊपर यानी लिंगुअल पैपिला के ऊपर उभरी हुई संरचनाओं के ऊपर और छोटी छोटी रचनाएं पाई जाती है। ठीक है ना, एक और छोटी छोटी रचनाएं पाई जाती है इस पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा बनाकर दिखाने में, समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, अब ये जो संरचना पाई जाती है लिंगुअल पैपिला के ऊपर, ये ऐसा नहीं है कि एक ही होता है। किसी में एक, किसी में दो, किसी में चार, किसी में पांच। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, संख्या होती है, सामान्यतः 4-5 तक होती है। एक तो निश्चित रूप से रहता है। ठीक है ना, तो ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही होता है। ठीक है ना, और इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट बड्स। क्या बोलते हैं इसको? टेस्ट बड्स। ठीक है ना, या हिंदी में इसको आप कह सकते हैं स्वाद कलिका। ठीक है, टेस्ट बड या स्वाद कलिका। तो ये दोनों जो है ना से काफी इंपॉर्टेंट होता है। और ये टेस्ट बड या पैपिला जो होता है, इससे जो है जीवा
का अंदरूनी भाग में जो तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं वे सभी इससे जुड़े रहते हैं, टेस्ट बड से। ठीक है ना, किससे जुड़े रहते हैं? टेस्ट बड्स से तंत्रिका तंतु जुड़े रहते हैं। ठीक है ना, इनका प्रमुख काम है कि भोजन जब हम लोग करते हैं तो उस पदार्थ में जो स्वाद होता है उसको ग्रहण करना। ठीक है, क्या काम है? उसको ग्रहण करना। ग्रहण करके ये तंत्रिका तंत्र को प्रदान करते हो, तंत्रिका तंत्र उसे मस्तिष्क तक पहुंचाता है और तब जाके हमें स्वाद की अनुभूति होती है। क्लियर है? यहां पे का और कोई डाउट नहीं? बाकी इसको तो जोड़ा हुआ बताए ही थे, अभी तुरंत पहले पीछे बताया गया कि ये किन किन से जुड़ा रहता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं हम लोग और बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमें क्या मिलता है। यहां पर देखिए आ गया, यहां पर भी लगता है कि वही चीज है, थोड़ा सा देख लेते हैं। कहता है कि मानव जीवा पर उपस्थित छोटे छोटे उभारों को प्राय क्या कहा जाता है? पैपीला या पीपल। मैं अभी बता चुका हूं, मानव जीवा पर उपस्थित स्वाद कलिकाएं प्राय कहां पाई जाती है? तो पैपीला या अंकुरक के ऊपर। कहां पर? पैपीला या अंकुलक के ऊपर। ये स्वाद कलिका मतलब टेस्ट बड, जो अभी हमने सफेद वाला बताया था, ये टेस्ट बड है। कहाँ पाया जाता है? तो पैपीला, जो रेड वाला से बनाया था। ठीक है ना, पैपीला के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, मानव जीवा पर उपस्थित पहले प्रकार की पैपीला की संरचना जो होती है ना, अलग अलग होती है। ठीक है ना, सभी पैपीला एक समान नहीं होते हैं और उनके आधार पर ये नाम दिया गया है, फिल्लीफॉर्म पैपीला, फॉलिएट पैपीला, फंजीफॉर्म पैपीला, वेलेट पैपीला। ठीक है ना, अब बात सिर्फ यहीं तक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी इसको भी हम बता सकते थे। ठीक है ना, लेकिन ज़्यादा अंदर जाना जो है से उचित नहीं है, कारण कि इसके बाद आपकी परीक्षाओं में कुछ नहीं आ सकता है। ठीक है ना, हालांकि इसको भी हम बनाए तो एक वीडियो इन्हीं 4 पे बन जाएगा। ठीक है ना, इसलिए इस पर बस यहाँ पर नाम याद रखिए कि ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, और ये होता है फिलीफॉर्म पैपीला, फॉलिएट पैपीला, फंजीफॉर्म पैपीला, वेलेट पैपीला। ठीक है, बस ये पैपीला के प्रकार हैं और इससे ज्यादा कुछ यहाँ पे याद रखने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्या है। मानव जीवा की रस कलिका, मानव जीवा की रस कलिका, जिसको हमने टेस्ट बड कहा था। ठीक है, जिसको हमने सफेद कलर से बनाया था। मानव जीवा पर किस प्रकार की कलिकाएं उपस्थित होती है? तो उसको हम लोग कहते हैं रस कलिका या स्वाद कलिका। क्या कहते हैं? रस कलिका या स्वाद कलिका। ठीक है, मानव जीवा पर प्राय कितने प्रकार की रस कलिकाएं पाई जाती हैं? तो लगभग 4 प्रकार की। मानव जीवा पर कितनी संख्या में रस कलिकाएं पाई जाती है? लगभग 10,000। ठीक है ना, लगभग 10,000। ऐसा कुछ इसकी संख्या निश्चित नहीं होते, किसी व्यक्ति में ये 8,000 भी हो सकता है, किसी में 10,000, किसी में 12,000 भी हो सकता है। ठीक है, चलिए मानव जीवा की कलिका पर किस प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है? तो स्वाद ग्राही ग्रंथियां। क्लियर है? मानव जीवा की स्वाद ग्राही ग्रंथियां किस अंग से संबद्ध रहती है? तंत्रिका तंत्र से। ये भी हम बता चुके। क्लियर है? कोई डाउट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे लिए आगे क्या है। मानव जीवा व स्वाद, मानव जीवा से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है और इसको समझना जो है बहुत जरूरी है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से इसको समझना है। मानव जीवा कितने प्रकार के मौलिक स्वादों का पता लगा सकती है? तो ये 4 प्रकार के स्वादों का पता लगा सकती है, मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा। ठीक है, इन 4 प्रकार के स्वाद को मानव जीवा पता लगा सकती है। मानव जीवा को स्वाद का एहसास कराने में किसकी भूमिका होती है? तो अभी हमने बताया ये तंत्रिका कोशिका की या तंत्रिका तंतु की, ये बताया जा चुका है। कौन सा रसायन मानव जीवा को स्वाद के प्रति निष्क्रिय बना देता है? ये तंत्रिका तंतु जो है ना, ये जो है अगर MSG का अगर हम लोग भोजन में प्रयोग करते हैं तो ये हमारी जीवा को स्वाद के प्रति निष्क्रिय बना देता है। ये जो है ना, मतलब कि जो टेस्ट बड होता है उसको ग्रहण नहीं कर पाता और तंत्रिका तंत्र को इसके बारे में कोई मैसेज नहीं देता। ठीक है, इसलिए हमको स्वाद की अनुभूति वहां पे नहीं मिलती है। MSG, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा बढ़िया से। MSG इसका पूरा नाम है मोनोसोडियम, नाम पूरा याद रखिएगा निश्चित रूप से, मोनोसोडियम
ग्लूटामेट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप लोग इसे देखा होगा, ठीक है ना, खाया भी होगा, नाम भले ही नहीं पता, ठीक है ना। फास्ट फूड वाली दुकान पे जाइए, ठीक है ना, या ठेले पे जाइए, जो भी होते हैं, ठीक है ना, उनके पास जाइए तो ये फास्ट फूड में जो है ना एक चीनी के समान का बिल्कुल सफेद सा पदार्थ, चीनी जैसा एक सफेद पदार्थ प्रयोग करते हैं, चीनी जैसा सफेद या नमक जैसा, लेकिन वो नमक नहीं होता और नहीं चीनी होता, ठीक है ना, चीनी जैसा सफेद पदार्थ प्रयोग करते हैं, उसी का नाम है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ठीक है ना। और ये क्या करता है, एमएसजी क्या करता है कि हमारी स्वाद कलिकाओं को निष्क्रिय कर देता है। इसलिए हम लोग जब भोजन करते हैं, फास्ट फूड वाला भोजन करते हैं, तो वहाँ पर हमें कोई भी स्वाद नहीं लगता है, इसलिए जो है ना, और जब कोई भी स्वाद का अनुभूति ना हो तो कहा जाता है कि वो सबसे बढ़िया स्वाद होता है। जब कोई भी स्वाद की अनुभूति नहीं हो तब क्या होता है, वो सबसे बढ़िया स्वाद होता है, उसको कहा जाता है आहा, ठीक है। और इसी का नाम दिया गया है उमामी। इस स्वाद का क्या नाम दिया गया है, उमामी, ठीक है ना। कहीं कहीं पर इसको जो है से ऐसे भी लिख देता है यूमामी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, उमामी या यूमामी, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि सर्वोत्तम स्वाद, सर्वश्रेष्ठ स्वाद, ठीक है। और ये कब होता है, सर्वश्रेष्ठ स्वाद की अनुभूति कब होता है, जब हमारी स्वाद कलिकाएं किसी भी स्वाद को अनुभूति नहीं करती है तब, ठीक है। फास्ट फूड खाते जाते होंगे, अगर रोज आप एक ही दुकान पे जाएं और वहां पर रोज खाएं तो आपको पता चलेगा कि रोज ही स्वादिष्ट बना देता है, ठीक है। बट आप जो खुद भोजन बनाते हैं या आपके घर में जो भोजन बनता है रोज अच्छा नहीं बन पाता है, किसी दिन अच्छा बना, किसी दिन बहुत अच्छा बना, किसी दिन सामान्य बना, तो किसी दिन बेकार भी बन जाता है, ठीक है। लेकिन फास्ट फूड वाला रोज बढ़िया क्यों बना देता है, क्योंकि वो रोज इसका प्रयोग करता है, ठीक है। इससे संबंधित एक जानकारी और मैं बता दूं कि WHO ने इसे जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना, ठीक है। WHO ने इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जो है इसको स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना। बहुत सारे देशों में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक है। मैं बता दूं MSG का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो जापान है, और जापान में जो है इसका प्रयोग जो है प्रतिबंधित है, ठीक है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप फास्ट फूड खाएं तो ऐसे दुकान पर खाएं जहां पर MSG का प्रयोग नहीं किया जाता हो, ठीक है। ऐसे जनरली अब तो सभी फास्ट फूड वाले जो है से इसका प्रयोग करते हैं, यहां तक कि बड़े बड़े होटल में भी जो है से इसका प्रयोग किया जाता रहा। 2-3 दिन की सब्जी आप लोग रखेगा हो और 2-3 दिन की सब्जी में ये डाल करके आपको खिलाएगा और लगेगा कि आपका ताजा ताजा है, ठीक है। क्योंकि आपको कोई भी बेकार स्वाद वहां पर अनुभूति होगी ही नहीं, तो बेकार नहीं होगी तो पक्का कि अच्छा लगेगा, ठीक है। और घर में तो आप लोग कभी भी इसका प्रयोग करने के लिए सोचिएगा भी नहीं, ठीक है ना। चलिए, मानव जीवा ग्लूटामेट की उपस्थिति में कौन सा स्वाद उत्पन्न करता है, यह भी हमने बता दिया। मानव जीवा ग्लूटामेट की उपस्थिति में कौन सा स्वाद उत्पन्न करता है, स्वादिष्ट, सर्वश्रेष्ठ स्वादिष्ट, इसको कहिए, स्वादिष्ट ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ स्वाद, सबसे बढ़िया स्वाद, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। आगे जो क्वेश्चन है वो मानव जीवा व स्वाद से ही संबंधित है। मानव जीवा का कौन सा भाग खट्टा के स्वाद के प्रति संवेदनशील होता है, खट्टा स्वाद के प्रति संवेदनशील होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। मानव जीवा का कौन सा भाग खट्टा स्वाद के प्रति संवेदनशील होता है, तो पश्च पार्श्व भाग, ठीक है। कौन सा भाग मीठा स्वाद के प्रति संवेदनशील होता है, तो शीर्ष अग्र भाग, ठीक है। कौन सा भाग कड़वा स्वाद के प्रति संवेदनशील होता है, तो पिछला भाग, ठीक है। और कौन सा भाग जलन या तीता के प्रति संवेदनशील होता है, सर्वत्र भाग, ठीक है। और कौन सा भाग स्वादहीनता के प्रति संवेदनशील होता है, तो ये मध्य भाग, ठीक है। और कौन सा भाग नमकीन स्वाद के प्रति संवेदनशील होता है, ये अग्र पार्श्व भाग,
ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको मैं जीवा बनाकर आपको दिखा देता हूं, ठीक है, ताकि बढ़िया से समझ जाए और एक भी क्वेश्चन कभी भी गलती ना हो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए मानव जीवा का जो सबसे अगला भाग होता है जिसको शीर्ष भाग बोलते हैं वो होता है ये वाला, ये हो गया शीर्ष भाग। अब ये वाला भाग जो है सो दो भाग में बटा रहता है। सबसे पिछला भाग को आप यहां से कर लीजिए, ये हो गया सबसे पिछला भाग। ठीक है, ये अब इसके बाद ये वाला जो पार्श्व वाला भाग जो है ये दो भागों में विभाजित रहता है, ये दो भागों में विभाजित रहता है। ये हो गया आपका पहला भाग और ये हो गया आपका दूसरा भाग। ठीक है, इधर से भी करेंगे तो इधर भी दो भागों में विभाजित होगा, ये जो होगा आपका पहला भाग और ये जो होगा आपका दूसरा भाग। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे शीर्ष अग्रभाग। ये वाला क्या है? शीर्ष अग्रभाग, शीर्ष अग्रभाग। इसको समझ लीजिएगा बढ़िया से, कारण कि स्वाद का जवाब देने में, स्वाद से संबंधित क्वेश्चन का जवाब देने में ये काफी मदद करेगा। ठीक है, और ये जो होगा अग्र पार्श्व भाग, ये क्या होगा? अग्र पार्श्व भाग। क्लियर? और ये वाला जो होगा पश्च पार्श्व भाग, ये क्या होगा? पश्च पार्श्व भाग। क्लियर है? इधर से करते हैं तो ये भी अग्र पार्श्व भाग कहलाता है, अग्र पार्श्व भाग। और ये वाला जो हो गया पश्च पार्श्व भाग, पश्च पार्श्व भाग है ना। और ये जो होता है पश्च भाग, ये क्या होगा? पश्च भाग, यानी सबसे पिछला भाग। ठीक है, और ये वाला जो बच गया हिस्सा यही कहलाता है आपका, ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा जो बच गया ना, ये पूरा ये कहलाता है मध्य भाग। ठीक है, ये जो हो गया आपका मध्य भाग। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां पर देख लीजिए स्वाद, तो शीर्ष अग्रभाग, यहां पर देखिए तो शीर्ष अग्रभाग है, कौन सा स्वाद करवाता है? तो ये मीठा। क्या करवाता है? शीर्ष अग्रभाग मीठा। ठीक है, ये जो हो गया मीठा। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अग्र पार्श्व भाग जो है से कौन सा स्वाद करवाता है? तो अग्र पार्श्व भाग जो है नमकीन। कैसा? नमकीन। ठीक है, इधर भी अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका नमकीन। ठीक है, ये तो दोनों तरफ एक ही चीज है, तो यानी कि ये भी हो जाएगा आपका मीठा। वो तो एक ही भाग है ही, एक ही जगह है, फिर भी लिख देते हैं। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं पश्च पार्श्व भाग। तो पश्च पार्श्व भाग सबसे ऊपर दिया हुआ है और ये खट्टा के प्रति संवेदनशील होता है, यानी कि ये वाला जो हो जाएगा खट्टा। ठीक है, इधर वाला भी खट्टा। क्लियर? बिल्कुल ध्यान से समझिए इसको, खट्टा। इसके बाद जो हो गया आपका पश्च भाग। पश्च भाग देखिए यानी कि पिछला भाग। ठीक है ना, तो सबसे पिछला भाग जो होता है ये होता है कड़वा। ये क्या होता है? कड़वा, या इसको हम कह सकते हैं कसैला। ठीक है, कड़वा या कसैला। क्लियर है? और बाकी जो मध्य भाग होता है यही होता है उमामी, है ना, इसको हम लोग युमामी भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया स्वाद संरचना। क्लियर? समझ गए? इसको हम लोग कहेंगे कड़वा। ठीक है, या कसैला। समझ गए? तो मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा, ये चार भाग है। एकदम क्रम से याद रखिएगा तो बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा। एक बार फिगर को माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, एकदम माइंड में इसको सेट कीजिए। इसको हम लोग हो सकता है आगे भी यूज करें। ठीक है,
कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर मानव जीवा व स्वाद इसी से रिलेटेड है, बिल्कुल उसी से, ठीक है ना। देखिए वो जो हो गया ना जनरल क्वेश्चन, और आजकल उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एडवांस करके पूछा जा रहा है, ठीक है ना। वर्तमान समय में उसी को थोड़ा सा एडवांस करके पूछा जा रहा है। कैसे पूछेगा? जीवा का कौन सा भाग ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, हो सकता है उसमें 3 नाम हो या 4 नाम हो या एक ही नाम दिया जाए, है ना, तो के प्रति संवेदनशील होता है, यानी कि ग्लूकोज के प्रति संवेदनशील कौन होता है, ठीक है, सुक्रोज के प्रति, फ्रक्टोज के प्रति। तो आपको ध्यान ये देना है कि ये सभी जो है ना मीठा के प्रकार है, ये सभी क्या है, मीठा के प्रकार है। और मीठा वाला में आपको पता है कि ये सबसे अगले भाग से यानी टिप भाग से महसूस होता ही है, ठीक है, सबसे अगले भाग से। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और बता दूं, मीठा के प्रमुख रूप से 4 प्रकार माने जाते हैं। ग्लूकोज, ठीक है, दूसरा दिया हुआ है यहाँ पर सुक्रोज, ठीक है, और तीसरा दिया हुआ है फ्रक्टोज, ठीक है, एक और जो चौथा होता है उसको बोलते हैं माल्टोज। हालांकि इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारे मीठा के प्रकार हैं, कभी हम लोग चर्चा करेंगे इस पर, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ग्लूकोज में मीठा या कार्बोहाइड्रेट जो प्राप्त होता है ये होता है हमको अन्न से प्राप्त। अन्न, अन्न मतलब अनाज, जैसे चावल, गेहूं, चना, ठीक है ना, इन सबों से जो प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज, ठीक है। ये सुक्रोज जो है, सुक्रोज याद रखिएगा सुगर केन से, किससे? सुगर केन से, यानी कि गन्ना से। इसको हम लोग क्या कहते हैं? गन्ना। सुगर केन को क्या कहते हैं? गन्ना। और इससे मिलेगा, और बाकी इससे जो भी उत्पाद बनेंगे तो वही रहेगा, जैसे कि आप गन्ना के से हमको चीनी मिलता है या गुड़ मीठा कहते हैं ना, तो इन सब से हमको क्या मिलेगा? सुक्रोज। फ्रक्टोज जो होता है फल से प्राप्त होता है, फल में जो मीठा हो गया, ठीक है ना, ये फल से, मीठे फल से। और माल्टोज जो होता है ना, ये खट्टे फल से। ये किससे? खट्टे फल से, ठीक है ना। और इसमें सबसे फेमस जो खट्टा फल में जिससे माल्टोज प्राप्त होता है उसका नाम ही है माल्टा, ठीक है, समझ गए। और ये वाला मीठे फल से, इसको मीठे फल लिख दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, मीठे फल से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आप याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। मीठे फल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। अब इसमें सवाल ऐसे भी पूछा जाएगा कि इसमें एकदम खट्टे फल से प्राप्त होने वाले ग्लूकोज को क्या कहते हैं या मीठा को क्या कहते हैं, तो ये माल्टोज। और मीठे फल से प्राप्त होने वाले को फ्रक्टोज, गन्ना से प्राप्त होने वाले को सुक्रोज, और अन्न से प्राप्त होने वाले को ग्लूकोज। ये सब के सब कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन सबकी संरचना सूत्र और रासायनिक सूत्र अलग अलग होता है, ठीक है। तो इस सब में थोड़ी थोड़ी भिन्नता होती है। एक चीज आपको शक लग रहा होगा कि खट्टे फल से भी क्या मीठा प्राप्त होता है? निश्चित रूप से, ठीक है ना। ऐसा है, देखिए क्या है ना कि उसमें अधिकता के आधार पर जो है निर्धारित किया जाता है कि वो क्या है, ठीक है ना, अधिकता के आधार पर, समझ गए। जैसे कि यहाँ पर इसमें जो है ना, इसमें मीठा ज्यादा होता है, खट्टा कम मिलता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मीठे फल। और इसमें जो है ना खट्टा ज्यादा होता है और मीठा कम होता है, इसलिए कहते हैं खट्टे फल, है ना। यहाँ पर जितने भी हम लोगों को पौधों से प्राप्त होता है उनमें सब में प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, वसा भी होता है। फिर भी हम लोग कहते हैं कि चावल से कार्बोहाइड्रेट मिलता है और गेहूं से जो है से प्रोटीन मिलता है। ऐसा नहीं है, चावल से सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही नहीं मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, वसा भी मिलता है। गेहूं से केवल प्रोटीन ही नहीं मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है और वसा भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और थोड़ी सी और इसमें और कुछ बच गया। हाँ, अभी तो पूरा का पूरा बचा हुआ, अभी तो हमने पहला ही सिर्फ बताया। तो ये हो गया, आपको कौन सा मीठा वाला ले लेना है, अगला भाग। इसके बाद आते हैं तो जीवा का कौन सा भाग नमक, बेकिंग सोडा और क्षार के प्रति संवेदनशील होता है। तो ये अग्र पार्श्व भाग, यानी कि अग्र पार्श्व भाग जो नमकीन महसूस करवाता है ना, वही नमक हो या बेकिंग सोडा हो या क्षार, किसी भी प्रकार का क्षार हो, तो इसका स्वाद हमको अग्र पार्श्व भाग से प्राप्त होता है, जहां से नमकीन का स्वाद पता चलता है।
इसके बाद सिट्रिक एसिड, एसेटिक एसिड या अन्य कोई भी अम्ल हो, इसका स्वाद हमको पश्च पार्श्व भाग से पता चलता है, यानी कि जहां से खट्टा का पता चलता था। ठीक है। जीवा का कौन सा भाग जटिल या अरुचिकर, जो खाने की इच्छा नहीं करता है, उन यौगिकों के प्रति संवेदनशील होता है? तो ये पिछला भाग, जिसको हम लोग कहते हैं कड़वा, कैसेला, जिसके खाने के बाद जीभ जो है ना ऐठ जाती है। ठीक है। जीवा का कौन सा भाग मांस, पनीर, मशरूम, टमाटर, यानी कि मांस या मटन, चिकन, जो भी कहिए, पनीर और मशरूम और टमाटर के प्रति संवेदनशील होता है? तो ये होता है मध्य भाग। ये कौन सा होता है? मध्य भाग, जिसको हम लोग कहते हैं। इन सब का स्वाद बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग जो है ना मांस भोजन में मांस, पनीर, मशरूम, टमाटर, इन सबको ज़्यादा पसंद किया जाता है। ठीक है ना। शाकाहारी लोग भी जो है ना वो पनीर, मशरूम और टमाटर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मांसाहारी तो सबको पसंद करते हैं, क्योंकि इसका स्वाद जो होता है बहुत अच्छा होता है। ठीक है ना। बहुत अच्छा का मतलब यू मामी, यानी कि मतलब का आहा। ठीक है। और ये जो कहाँ से महसूस होता है? जीव के मध्य भाग से। क्लियर है। आगे बात करते हैं तो जीवा का कौन सा भाग अत्यंत जटिल यौगिकों, तीता के प्रति संवेदनशील होता है? बहुत जटिल होते हैं या बहुत तीता वाला जो पदार्थ होता है, इसको सभी भाग से महसूस किया जाता है। देखिए, दरअसल बात ऐसी है ना कि तीता जो है ना, इसको स्वाद की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तीता जो है ये स्वाद नहीं है। एक इम्पोर्टेंट सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, नहीं बल्कि पूछा गया है, ठीक है ना, कि निम्नलिखित में से किससे स्वाद की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? तो बिल्कुल आराम से 4 ऑप्शन लिखेगा। एक लिख दिया खट्टा, दूसरा लिख दिया मीठा, और तीसरा लिख दिया तीता, और चौथा लिख दिया अगर कड़वा। ठीक है। तो इसमें से, इनमें से किसे स्वाद की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? तब आपका जवाब होगा तीता। ठीक है ना। ये दरअसल कोई स्वाद नहीं है। ठीक है। जब भी अगर हम लोग मिर्च खाते हैं, यानी कोई भी तीता पदार्थ खाते हैं, तो क्या होता है? उसमें जीभ में जलन महसूस होती है। ठीक है ना। जीभ में क्या होती है? जलन महसूस होती है। जब हल्की जलन महसूस होती है ना, तो अच्छा महसूस होता है। जैसे एकदम बिल्कुल सामान्य सा सोचिए, अगर बाहरी त्वचा को भी हल्का सा सहलाते हैं या क्या कहते हैं उसको खुजाते हैं, तो अच्छा महसूस होता है, अच्छा फील होता है। ठीक है ना। तो उसी तरीके से जीवा पर जब हल्की जलन महसूस होती है, तो उसको हम लोग अच्छा महसूस होता है, और वही चीज़ जो होता है तीता। ठीक है ना। और ये जीभ के किसी भी भाग से आप देख लीजिएगा, जीभ के अग्र भाग से मिर्च को तोड़िए तो आगे तीता लगेगा, अगर पार्श्व भाग से तोड़िए तो पार्श्व में महसूस होगा, डायरेक्ट अगर पिछले भाग पर भी डाल दीजिए तो पिछले भाग पर भी तीता महसूस होगा। ठीक है ना। यहाँ तक कि जबड़ों के, यानी होठ के, गाल के किसी भी भाग में लगाइए, ये लग जाता है तो तीता महसूस होता है। ठीक है ना। और वहाँ पर जलन महसूस होती है, जो अच्छी अनुभूति होती है। और जब जिनकी आदत बन जाती है ये हल्की जलन महसूस करने की, तो उनको जो है ये और ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। ठीक है। तो तीता को स्वाद की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, और तीता का अनुभूति जिह्वा के सर्वत्र भाग से होती है। क्लियर? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो मिलता है ये है हमारा मानव जिह्वा का आकार। ठीक है ना। मानव जिह्वा का आकार, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, इसको भी जानना जरूरी है। ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलता है, कौन सी जानकारी हम हासिल कर पाते हैं। चलिए देखते हैं। मानव जिह्वा की औसतन लंबाई कितनी होती है? लगभग 10 सेंटीमीटर। औसतन कहने का मतलब किसी व्यक्ति की जिह्वा की लंबाई 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी हो सकती है, किसी की कम भी हो सकती है। तो ये औसतन 10 सेंटीमीटर होती है। इंच में अगर इसको बदलें तो लगभग 4 इंच होता है। ठीक है। अब इसमें से 2/3 भाग, यानी 4 का 2/3 भाग जो होता है ये आगे होता है, जो स्वतंत्र होता है, और पीछे जो होता है 4 का 1/3 भाग ये जो होता है पीछे होता है, जो लिंगुअल फ्रेनुलम से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। लिंगुअल फ्रेनुलम याद है ना, मैंने बोला था कि इसको याद रखना, तो इससे जुड़ा हुआ रहता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि महिला और पुरुष में किसकी जिह्वा की लंबाई ज़्यादा होती है? महिला और पुरुष में। हालांकि ये विवादास्पद क्वेश्चन है,
ठीक है ना। क्या है, विवादास्पद क्वेश्चन है। महिला एवं पुरुष में किसकी जिह्वा अपेक्षाकृत छोटी होती है? तो महिला को कहा गया है कि छोटा होता है और पुरुष को कहा गया है कि बड़ा होता है, ठीक है ना। फिर भी कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि पुरुष का छोटा होता है और महिला का बड़ा होता है, ठीक है। बट यहाँ पर देखने को मिला है कुछ पुरुषों के जिह्वा की लंबाई महिलाओं की अपेक्षा छोटी होती है, कम होती है, और कुछ की ज़्यादा होती है। इसलिए ये निर्णय करना थोड़ा सा मुश्किल है। और मैं समझता हूँ कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन सेट करने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा है, अच्छी जानकारी रखता है, तो उसको ये क्वेश्चन सेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट इसको सेट कर सकते हैं, ये परफेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने के बाद देखते हैं क्या है हमारे लिए। यहां पर जो आ रहा है देख लीजिए क्या है। मानव जीवा का प्रमुख कार्य सामान्यतः क्या माना जाता है? मानव जीवा का सबसे प्रमुख कार्य जो है, ये चबाने में सहायता करता है, निगलने में भी सहायता करता है, बोलने में सहायता करता है, भाषण देने में सहायता करता है, मुख गुहा को नम बनाए रखने में सहायता करता है, और स्वाद संबंधी धारणा यानी कि किसी वस्तु का स्वाद कैसा है ये तय करने में भी हमें सहायता करता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे काम और हैं जिह्वा के, आपके लिए इतना काफी है, ठीक है। कोई डाउट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये हो गया मानव जिह्वा के कार्य। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे देखते हैं। अब इस वीडियो में तो हमारे लिए कुछ नहीं है, दिस वीडियो एंड्स हियर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने जिह्वा से संबंधित बहुत सारी जानकारियों को देखा और समझा, और मैं समझता हूँ कि इसे याद रखना बेहद जरूरी है। इसलिए आप कोशिश कीजिए वीडियो को एक से ज़्यादा बार देखें और सभी क्वेश्चंस को अपने माइंड में सेट करने का प्रयास करें। जो क्वेश्चन आपको परेशान करने वाले लगे उसे कॉपी पे नोट भी कर लिया कीजिए। मतलब ये कि आज के बाद जिह्वा पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा आप तय कर लीजिए। ये वीडियो कैसा लगा आपको? यदि आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिए और उन्हें भी बताइए कि ये वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है, और इसका भी ज्ञान हासिल करें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।